हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय हमने शनिवार को इससे जो अगला वीडियो था उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास के बारे में बात किया था कि सर्वोच्च न्यायालय में इसका इतिहास क्या रहा है। 1773वें रेगुलेट एक्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में जो प्रावधान किया गया था और उसके अनुसार देश में पहली बार 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और लॉर्ड इम्पे इसके पहले जो न्यायाधीश थे। उसके बाद में 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी और जिसको दिल्ली में स्थापित किया गया था। उसके बाद में देश में जो वर्तमान जो स्थिति देखते हैं, 28 जनवरी 1950 को देश में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था आज़ादी के बाद में। और उसमें उसके जो पहले जो सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जे कानिया देश के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो इस प्रकार से हमने एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की थी। दूसरा स्टेप हमने किया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हमारे भारत के संविधान में क्या प्रावधान है, नियुक्ति के बारे में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। और आज हम बात करेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो योग्यता होती है और उसकी योग्यता के अनुसार उसकी जो नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है, उसमें किस प्रकार से नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में संविधान विशेषज्ञों ने बहुत ही लंबा डिस्कशन किया था। उसके बाद में अंतिम रूप से जो इसका डिस्कशन आया था और उसमें ये प्रावधान किया गया था कि कार्यपालिका के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मामला है, उसमें वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाया जाएगा। ये एक देश में एक परंपरा बन गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनको किस प्रकार से इसकी नियुक्ति की जाएगी और इसका हटाने का क्या प्रावधान किया गया था, इसका प्रावधान भी भारत के संविधान में दे रखा है। तो आज हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनको हटाने की जो प्रक्रिया है या इनकी जो संख्या में जो वृद्धि है, इसका संख्या में जो वृद्धि करने का जो प्रावधान है आर्टिकल 124 के अनुसार, इसमें संसद को कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है और संसद द्वारा कानून बनाकर न्यायाधीशों को हटाने का भी प्रावधान किया गया है। तो इस टाइप के हम इसके आज के इस वीडियो में इस टाइप के बारे में हम चर्चा करेंगे या डिस्कशन करेंगे। एकदम जहाँ तक हम नियुक्ति के बारे में जहाँ बातचीत करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया जाएगा। तो उसमें हम एक कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं कि एक कॉलेजियम जो पद्धति जो 1993 से जो लागू थी, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि इसमें जो 4-5 व्यक्ति होंगे, इसमें 5 व्यक्ति का एक कॉलेजियम बनेगा। कॉलेजियम सिस्टम होगा और इस कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार 1+4 व्यक्ति जो ये होगा, ये तो होगा सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 4 व्यक्ति होंगे, ये होंगे वरिष्ठ जजों का पैनल। ये क्या करेंगे, ये जो होगा पहला व्यक्ति होगा सीजे होगा, ये तो न्यायिक नियुक्ति इसका अध्यक्ष होगा। क्या होगा, ये कॉलेजियम का अध्यक्ष होगा। और ये जो व्यक्ति होंगे, 4 वरिष्ठ व्यक्ति होंगे, ये व्यक्ति लिखित में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में एक वरिष्ठता का पैनल बनाएंगे और उस पैनल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस प्रकार से कॉलेजियम बनेगा। और इसकी जो सिफारिश है, ये सिफारिश है वो गवर्नमेंट को भेजेंगे या मंत्री परिषद को ये सिफारिश भेजेंगे, फिर मंत्री परिषद उस सिफारिशों पर विचार करेगा या उसके अनुसार उसमें प्रावधान किया जाएगा। उसके बारे में ये भी प्रावधान किया गया था कि क्या कॉलेजियम के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो सिफारिश भेजी जाएगी, क्या राष्ट्रपति उस सिफारिश को ऊपर मोहर लगाएगा या उसको दोबारा लौटाने का अधिकार होगा। तो उसमें प्रावधान किया गया था एक बार में राष्ट्रपति उस कॉलेजियम की सिफारिश को दोबारा लौटा सकता है, लेकिन दोबारा जब कॉलेजियम की सिफारिश राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर सकता है। उसके बाद में कॉलेजियम की सिस्टम के बाद में एक और जो नई व्यवस्था आई थी, उस नई व्यवस्था के अनुसार उसमें जो प्रावधान किया था
कि उसके आधार पर एक एनजेक जो व्यवस्था आई थी, उस एनजेक के अनुसार ये प्रावधान किया गया था कि जो कॉलेजियम सिस्टम आ रहा था, उस कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके सुप्रीम ये जो गवर्नमेंट ने है वो एनजेक की व्यवस्था की थी। और उस एनजेक के अनुसार उन्होंने ये प्रावधान किया था कि जो न्यायाधीश है, न्यायाधीशों को रखने की जो योग्यता होगी या न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की योग्यता होगी, उस नियुक्ति की योग्यता में एक अलग से एक पैरामीटर तय किया जाएगा। और उस पैरामीटर के अनुसार कुल मिलाकर के जो कार्यपालिका है उसके पास में पूरा इसकी नियुक्ति का जो नियंत्रण आ जाएगा। तो इस प्रकार से भारत के संविधान में एक 99वें संविधान संशोधन किया गया था, ये 1915 में जो लागू किया गया था। तो उस प्रकार से उन्होंने कहा गया था कि इस प्रकार से एक एनजेक जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति का एक बारे में एक आयोग स्थापित किया जाएगा और इस एनजेक के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, जिसका नाम दिया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको एनजेक के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था। तो इस प्रकार से ये था कि एनजेक जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था, लेकिन बाद में इसकी संवैधानिकता को लेकर के प्रश्न आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पूरे को पूरा है वो समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था आई थी कि उसके बाद में हम वापस पुनः इस पर आए थे और इस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति को प्रावधान किया गया था। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में संविधान इस मामले में मौन है, यानी कि संविधान में इस प्रकार से कोई प्रावधान नहीं किया गया था संविधान इस प्रकार के मामले, लेकिन एक परंपरा डाली गई थी। उस परंपरा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उस मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो वरिष्ठता के सिद्धांत के अनुसार की जाएगी, यानी कि जो व्यक्ति वरिष्ठ न्यायाधीशों में जो व्यक्ति वरिष्ठ होगा वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन होगा। लेकिन दो बार हम देखते हैं कि एक तो 1973 में जिस समय इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उसमें अजीत नाथ रे को सीजेआई बनाया गया था और उसके बाद उसमें भी वरिष्ठता का जो सिद्धांत था या नियम थी या परंपरा थी उसका खंडन किया गया था। दूसरी बार 1977 में अमितुल्ला बेग को जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मोरारजी देसाई की कार्यकाल के पहली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान भी तो हम देखते हैं कि दो बार इसमें वरिष्ठता का खंडन भी किया गया था। तो इस प्रकार से कई बार जो केंद्र सरकार होती है वो वरिष्ठता का खंडन भी करती है, लेकिन एक परंपरा बनी है। लेकिन संविधान इस मामले में मौन है, इस प्रकार से कोई प्रकार का जो प्रावधान है इस बारे में नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उस न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं या सर्वोच्च न्यायालय के पास में प्रमुख रूप से कौन कौन से प्रमुख अधिकार है, उस अधिकारों के बारे में बातचीत करेंगे। हटाने की प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनको हटाने के लिए संसद में किसी भी सदन में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर हम लोकसभा की बात करें, अगर लोकसभा में जो प्रस्ताव न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है, संसद की किसी भी सदन में इसका जो प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर हम लोकसभा की बात करें कि लोकसभा हटाती है या राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा की, अगर किसी न्यायाधीश को हटाने के बारे में संसद में, अगर संसद के किसी भी सदन में अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा के 100 सदस्य यानी कि 100 MP, अगर राज्यसभा में इसका प्रस्ताव लाया जाता है तो राज्यसभा के 50 सदस्य क्या करेंगे, ये एक प्रस्ताव पास करेंगे। अगर लोकसभा में इसका प्रस्ताव लाया जाता है तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर करके एक प्रार्थना पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाता है तो राज्यसभा के 50 सदस्य हस्ताक्षर करके इस प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति को दिया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। अध्यक्ष या सभापति के द्वारा जब इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस प्रस्ताव को एक समिति के पास में भेजा जाता है और उस समिति में 3 सदस्य होते हैं जो न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच करती हैं। उस जो 3 सदस्य होंगे, उस कमेटी होंगी,
उस कमेटी में एक जो सदस्य होगा, एक सीजेआई होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, और दूसरा एक हाई कोर्ट का जज होगा, और तीसरा एक विधि का पारंगत विशेषज्ञ होगा। यानी कि जो जांच समिति होगी, इस जांच समिति में 3 मेंबर होंगे। पहला जो मेंबर होगा वो तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर एक जज, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा, ये होगा। दूसरा जो मेंबर होगा वो होगा हाई कोर्ट का जज होगा, और तीसरा जो होगा वो विधि का विशेषज्ञ होगा, विधि का जानकार, ये तीसरा व्यक्ति होगा। इस प्रकार से इन 3 व्यक्तियों का एक पैनल बनेगा जो जांच समिति करेगी, जिसमें 3 व्यक्ति होंगे। पहला सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, दूसरा व्यक्ति हाई कोर्ट का जज होगा, और तीसरा व्यक्ति कानून या विधि का जानकार होगा। ये तीनों व्यक्ति ही एक समिति के मेंबर होंगे, और ये व्यक्ति न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच करेंगे। अगर जांच को स्वीकार किया जाता है, ये समिति, अगर समिति को लगता है कि न्यायाधीश दोषी पाया जाता है तो जांच को स्वीकार कर लेता है। अगर समिति को लगता है कि न्यायाधीश दोषी नहीं है तो समिति चाहती है तो उसको अस्वीकार भी कर सकती है। उसके बाद में अगर समिति क्या स्वीकार हो जाता है प्रस्ताव, समिति अगर मान लेती है कि न्यायाधीश पर जो आरोप लगाया गया है वो आरोप अगर सही है, अगर सही आरोप पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो आरोप संसद है, संसद की जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों के पास में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को अलग अलग पास करना पड़ता है। जब 2/3 बहुमत से अलग अलग प्रस्ताव पास किया जाता है, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इस प्रकार के जो प्रस्ताव 2-3 बार पास किए गए, लेकिन अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया नहीं गया है। इस प्रकार से के द्वारा हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उस न्यायाधीशों को हटाने के बारे में संविधान में इस प्रकार से प्रावधान किया गया है। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ में हम अगर मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में जो दीपक मिश्रा है उसको भी सर्वोच्च न्यायालय से हटाने के बारे में, इसके ऊपर भी एक कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार व्यवस्था चली थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है भारत के संविधान में दी गई है। अगले वीडियो में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है या सर्वोच्च न्यायालय के पास में प्रमुख कौन कौन से क्षेत्राधिकार है उसके बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।